हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम आपको HTML बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस HTML की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है, अच्छे ट्यूटोरियल भी हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए यूनिक हो सकता है, कुछ नया आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में आप HTML क्या होता है, HTML का यूज़ क्यों करते हैं, HTML क्यों लिखना, HTML क्यों सीखना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, टैग एंड एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, HTML हेडिंग क्या होता है, और अंत में HTML कोड किस तरीके से लिखेंगे, HTML कोड का एग्जाम्पल देकर हम आपको बताएंगे। इन सारे टॉपिक्स को आप इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HTML क्या होता है। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इस लैंग्वेज का यूज़ मोस्टली वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, स्टैटिक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए इस HTML में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, HTML का यूज़ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और मीडिया को ब्राउज़र पे दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी HTML का बनावट कैसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप किसी HTML को देखेंगे तो वो किस तरह का दिखता है वो आपको हम बता रहे हैं। तो HTML किसी भी वेब पेज पे सबसे पहले हम आपको बता दें, गूगल पे चलते हैं। गूगल पे यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, जैसे कि HTML हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे HTML सर्च करने के बाद आप कोई भी यहाँ से वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे कि मैंने विकिपीडिया ओपन किया है। ठीक है, इसका कोड अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे भी कर सकते हैं क्लिक। ये इसका HTML कोड है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे HTML इस टाइप से, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप व्यू पेज सोर्स कर लें राइट क्लिक करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा HTML कोड है। तो ये जो पेज है सब HTML में बना हुआ है। ये सारा HTML कोड लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा HTML कोड है, देख सकते हैं। तो किसी वेब पेज को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलते हैं HTML स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो HTML का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले HTML में जो हम लोग लिखते हैं वो होता है डॉक टाइप HTML, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप जो होता है HTML के वर्जन को डिफाइन करता है कि आपका HTML किस वर्जन का है। ये आपको बताता है कि अगर यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है मतलब कि ये HTML5 वर्जन का HTML है। ठीक है, तो किसी भी फाइल का या कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसका कुछ न कुछ वर्जन होता है, जैसे कि वर्जन 5.1, 5.2 इस तरीके का कुछ न कुछ वर्जन होता है। तो दोस्तों, वर्जन का मतलब होता है ग्रेजुअली उसमें जो भी चीज़ चेंजेस होते हैं उसको वर्जन के हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है। अगर हम जैसे कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी वर्जन होता है, कौन सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है या उससे पहले वाला वर्जन है। तो आप देखते हैं कि ऐप जब इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर आपको दोबारा अपडेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से HTML का भी कुछ ना कुछ वर्जन होता है, पहले भी वर्जन था और जो अभी जो वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं वो है HTML5। तो दोस्तों, डॉक टाइप HTML5 डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML लेस देन ग्रेटर देन के अंदर। ये एक रूट एलिमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट, मतलब कि सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो HTML का वो होता है HTML खुद। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन के HTML, इसी HTML कोड से हम HTML कोड का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग हेड। ये हेड देख रहे हैं, ठीक है। हेड से स्टार्ट करते हैं और हेड टैग यहाँ पे बंद हो रहा है। जैसे कि किसी भी टैग को बंद करने के लिए टैग किसको कहते हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे आप जान लीजिए कि लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं उसको टैग बोलते हैं, ठीक है। और अगर स्लैश यूज़ करते हैं टैग्स, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश यूज़ करते हैं मतलब कि वो क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो हेडिंग टैग है वो किसी मेटा इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में हम बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं आप, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, ये एक टाइटल है, यानी पेज का टाइटल अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो हेड के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, जो कि आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ अगर आप हेड के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता, ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप डिस्क्रिप्शन यानी पेज का डिस्क्रिप्शन भी इसी हेड के अंदर लिखा जाता है। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर आप फिलहाल लिखें, उसके आगे भी बहुत सारा चीज़ है जो हेड के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है HTML में, वो चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले HTML लिखते हैं, उसके बाद हेड टैग के अंदर में टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसी वेब पेज का होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी, मेन पार्ट आपका यहाँ से चालू होता है जो कि आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। तो बॉडी, अब इसका बॉडी से ही आप पता मतलब कि आप जान पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ का बॉडी मतलब कि मेन बॉडी क्या होगा, उसके अंदर में क्या लिखा होगा, मैंने वेब पेज का बॉडी में आप क्या लिख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट का बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बॉडी यहाँ पे आपका चालू हो रहा है और यहाँ पे बॉडी टैग बंद हो रहा है। इस बॉडी टैग में फर्स्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये H1, ये हेडिंग टैग है जो कि आगे हम आपको बताएंगे। H1 के अंदर में यहाँ कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ P टैग है, P टैग में पैराग्राफ टैग बोलते हैं इसको, P को बोलेंगे पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो P के अंदर में जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पैराग्राफ होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि अगर किसी पैराग्राफ को अगर आपको HTML में लिखना है तो वो P टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ टैग है। उसके बाद बॉडी को क्लोज कर देते हैं, फिर उसके बाद HTML जो हमारा फाइल है मेन उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये सारा चीज़ हम आपको आगे नेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि HTML टैग और एलिमेंट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप इस ग्राफिक्स के ज़रिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि टैग और एलिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं रेड में लिखा हुआ है टैग नेम, जो कि लेस देन ग्रेटर देन जो सिंबल है हमारा उसके अंदर है। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जो भी लिखते हैं वो टैग नेम होता है, ठीक। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फिर टैग नेम और स्लैश के अंदर ये है कि क्लोजिंग टैग है, जैसा कि आप ग्राफिक में आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी लिखें H1 लिखें और यहाँ पर क्लोज कर दें H1 को तो ये टैग हो गया, यहाँ H1 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद P लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग टैग का एग्जांपल मैंने लिखा है HTML हेड H1 P बॉडी, ठीक है। ये सब टैग नेम है। और यहाँ पे कंटेंट आप लिखते हैं, ठीक है। तो किसी एलिमेंट को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि ये पूरा बॉक्स में, इस पूरे बॉक्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। अगर टैग बोलना हो तो पर्टिकुलर इस चीज़ को आप बोल सकते हैं टैग, ये टैग हो गया, यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। और इस पूरे बॉक्स के अंदर जो होगा पूरा मतलब कि जहाँ से आपका टैग स्टार्ट होता है और लास्ट में वो टैग बंद होता है तो वो कंप्लीट उस चीज़ को पूरे को बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि टैग क्या होता है और एलिमेंट्स क्या इस चीज़ को पूरा क्लियर कर लीजिएगा कि टैग क्या होता है और एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो इस ग्राफिक्स के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है HTML में। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स। तो एट्रीब्यूट्स का जो हमारा सिंटैक्स होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू लिखते हैं और उसके बाद डबल कोट के अंदर जो एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट का वैल्यू और इज इक्वल टू से पहले एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज एक टैग है IMG टैग, इसमें आप सोर्स यहाँ पे SRC देख रहे हैं। SRC को हम लोग फुल मतलब कि पूरा नाम सोर्स है जिसको कि शॉर्ट में SRC यहाँ पे लिखा हुआ है और SRC ही यूज़ होता है।
तो एसआरसी जो है एक तरह का एट्रीब्यूट नेम है, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इमेज के लिए। ये एक इमेज टैग के लिए ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इमेज में एसआरसी यानी सोर्स, यानी कि आप उस इमेज के लिए जो आपका जो इमेज है उसका एड्रेस जो लिखते हैं वो इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इमेज के लिए एड्रेस का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप विड्थ देख रहे हैं, विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं विड्थ हाइट, फिर उसके बाद अल्ट देख रहे हैं, ठीक है, अल्ट और टाइटल देख रहे हैं। तो ये सारा जो है आपका एक तरह का एट्रीब्यूट है। विड्थ यानी कि इमेज का विड्थ यहाँ पे आप सेट कर रहे हैं, इमेज का हाइट यहाँ पे आप सेट कर रहे हैं, इमेज का ये अल्टरनेट नेम है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे जो आपका एग्जाम्पल हम देंगे HTML कोड का, उसमें हम आपको डिटेल में इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर किसी भी टैग में, और टैग के जो फर्स्ट टैग होता है ओपनिंग टैग, उसमें एट्रीब्यूट हम लोग डिफाइन करते हैं, ना कि जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है उसमें। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ओपनिंग टैग में ही हमारा एट्रीब्यूट नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप पी में देख रहे हैं, पी यहाँ क्लोज ओपन हो रहा है और यहाँ पे पी क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग टैग है, यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, तो इसके अंदर में ये जो स्टाइल हमने लिखा है ये स्टाइल एट्रीब्यूट नेम है, और यहाँ पर जो कलर रेड लिखा है ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है। मतलब कि हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो कलर होगा वो रेड होगा। तो ये अलग तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। तो मीन्स ये हो गया कि किसी भी टैग में अगर आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं तो उसका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उस एलिमेंट के लिए। ठीक है, शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं HTML हेडिंग। HTML हेडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेब पेज क्रिएट करने में। HTML हेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, वेब पेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है ये वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो HTML हेडिंग प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट ए वेब पेज, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर आप हेडिंग किसी भी वेब पेज में अगर आप हेडिंग यूज़ करते हैं तो इस चीज़ में बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि H1 को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन H1 का एक हायरार्की होता है, आप उसको उसी तरीके से यूज़ करना होता है जो कि SEO के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि H1 और हेडिंग टैग HTML हेडिंग क्या होता है। तो H1 से लेकर के H6 तक इसका हेडिंग टैग होता है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। गूगल सबसे पहले अगर आपके वेब पेजेस को रीड करता है वो इसी हेडिंग के ज़रिए। आप किसी भी वेब पेज में अगर आप पहला हेडिंग जो H1 होता है उसको अगर आप लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 हेडिंग लिखा है, तो गूगल सबसे पहले रीड करेगा H1 हेडिंग को। ठीक है, और इस H1 हेडिंग से ही आपके वेब पेज को वो इंडेक्स करेगा अपने इंडेक्स टेबल में, यानी कि उसको वो आपको गूगल वैल्यू देगा। ठीक है, कि वो आपके पेज को रीड कर लेगा कि ये इस तरह का कोई पेज, यानी कि अगर आप हेडिंग में लिखते हैं कि HTML है, HTML से रिलेटेड कोई पेज है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो हमारा पेज है वो HTML से रिलेटेड पेज है। तो जब भी आप कभी गूगल पे HTML सर्च करेंगे तो वो जो आपका जो पेज बनेगा वेब पेज वो सर्च में आएगा। तो याद रखिए कि हेडिंग टैग का यूज़ बहुत ध्यान से वेब पेज में किया जाता है। तो HTML हेडिंग को कैसे यूज़ करते हैं, उसका कैसा हायरार्की होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले H1, यानी कि किसी भी वेब पेज में सिर्फ H1 टैग सिर्फ एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप H1 जो हेडिंग है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ H1 को एक ही बार आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में। और H1 के अंदर आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि H1 के अंदर 2 H2 यूज़ हो रहा है। ठीक, फिर उसी तरीके से H2 के अंदर आप H3 को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे S2 के अंदर फिर S3 इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से H1 से लेकर के S6 तक आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वेब पेज में हेडिंग को यूज़ करने से सही रहता है और किस तरीके से आप गलत करते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि H1 लिखा हुआ है, ठीक है, H1 टैग देख रहे हैं, यहाँ भी H1 टैग देख रहे हैं। फिर उसके अंदर में हमने यहाँ पे S2 टैग लिखा है, फिर S2 के अंदर में S3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये एक S2 स्टार्ट हुआ है, फिर इस S2 के अंदर में ये S3 आया है। तो इस तरीके से अगर हम अपने वेब पेज में हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं तो भी ये बिल्कुल सही है। अगर आप नीचे वाला जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने S2 यूज़ किया है, फिर H4 यूज़ किया है, फिर H1 यूज़ किया है, फिर S3 यूज़ किया है, मतलब पहले H2, पहले क्या होना चाहिए, H1 होना चाहिए। फिर उसके बाद आप S2 यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप S3 यूज़ कर सकते हैं, और ये S3 S2 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और H4 जो है S3 के अंदर होना चाहिए, और H5 जो है H4 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और H6 H5 के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप यूज़ कर लें H2 H4 साइज के हिसाब से तो वो सही नहीं है। फाइन करते हैं दोस्तों। यहाँ पहले से ही मैंने एक HTML लैंग्वेज में कुछ कोडिंग लिख रखा है। जो भी चीज़ मैंने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताया है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में डिटेल में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले इस HTML कोड को हम ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, ये देख रहे हैं, ये HTML कोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आउटपुट ब्राउज़र पे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसका रिजल्ट और उसका आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया है डॉक टाइप HTML। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे जिस तरीके से अब जो यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे ये कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टैग के लिए डॉक टाइप HTML डिफाइन वर्जन ऑफ HTML लैंग्वेज। तो अगर आपको किसी भी टैग के लिए कुछ कमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेस देन लिखेंगे, उसके बाद आप ये साइन देख रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में ये साइन लिखेंगे। तो क्या बोलते हैं, ये चीज़ इसमें ये आपका डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इस तरीके से आप किसी भी HTML कोड में आप किसी भी टैग को डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि आखिर इस टैग का यूज़ क्या है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। वो डिस्प्ले नहीं होता है और वो ये कोड नहीं है, सिर्फ कमेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। HTML कमेंट इसी तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि HTML, यहाँ पे HTML से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हेड यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, इन दिस एलिमेंट वी ऐड मेटा इन्फॉर्मेशन फॉर द पेज एंड इंक्लूड रिलेटेड फाइल्स, दिस इन्फॉर्मेशन डजंट डिस्प्ले ऑन द पेज। मतलब ये हो गया कि जो भी हेड टैग के अंदर आप लिखते हैं उसको हम मेटा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वेब पेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन होता है, जो गूगल के लिए होता है, सर्च इंजन्स के लिए होता है, वो हम लोगों के लिए नहीं, वो डिस्प्ले होने के लिए नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल, ये देखिए ये टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, ओवर करेंगे यहाँ पे, देखिए HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, यानी कि आपका जो ब्राउज़र है उसके टैब के ऊपर ये लिखा हुआ है टाइटल, और इसी चीज़ को गूगल इंडेक्स करता है, इसी चीज़ को गूगल रीड करता है कि आपका जो पेज है उसका टाइटल क्या है, और उस टाइटल से आपके पेज को वो सर्च कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं जो कि आपको व्यू सोर्स में दिखेगा, ना कि ये डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे।
ठीक है। उसके बाद बॉडी, मेन पार्ट जो है आपका बॉडी है। मेन पार्ट तो ऐसे हेड भी है, क्योंकि जब तक आप हेड में सही इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे तो गूगल में वो सर्च में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप कहें तो हेड पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बॉडी को समझते हैं। तो बॉडी के अंदर में दोस्तों जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो चीज़ डिस्प्ले होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। मैंने पहले सेव किया और उसके बाद आप इस कोड को रन कराइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो H1 टैग में यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ आ गया है। ये आप देख रहे हैं, ये अलग से आया है। ठीक है, अब इसको मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ और फिर मैं सेव कर रहा हूँ। आपको सेव करना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद इसको, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे देखिए ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी में H1 टैग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि ऐसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो वेब पेज बनाने का रूल है उस रूल को अगर फॉलो करें तो सबसे पहले H1 टैग का डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपके पेज का टाइटल यहाँ पे होना चाहिए जो कि गूगल रीड करता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने P टैग का यूज़ किया, देख सकते हैं दोस्तों ये P जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो इस चीज़ का आउटपुट ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो आप जो देख रहे हैं ये बोल्ड है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बी। यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बी। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए आप बी टैग के अंदर उसको आप लिखते हैं। किसके अंदर? बी टैग के अंदर। जैसे अगर आप किसी और को करके देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स को आप बी टैग के अंदर लिखिए, तो ये जो एलिमेंट्स है ये बोल्ड हो जाएगा। सेव करिए और इसको यहाँ पे रन करिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बी आर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज तक यहाँ लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के बाद ये सेकंड लाइन में आया है, आप देख रहे हैं, लैंग्वेज के बाद ये सेकंड यानी नीचे आ गया है, इस टेक्स्ट के बाद नीचे आया है। तो अगर मैं यहाँ से बी आर टैग को रिमूव कर देता हूँ, मैंने यहाँ से बी आर टैग रिमूव कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको आप रन कराइए, देखिए क्या हुआ, न्यू लाइन यहाँ से रिमूव हो गया। अगर आपको फिर से इसको करना है कंट्रोल जेड करिए, ठीक है, फिर से ये न्यू लाइन में आ जाएगा। सेव करिए और फिर इसको पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए न्यू लाइन में आ गया। तो इस तरीके से अगर फिर से दो अगर आप बी आर यूज़ कर रहे हैं, सेव करिए, फिर यहाँ पे इसको रन करिए, देखिए दोस्तों स्पेस आ गया। बी आर में दोस्तों स्लैश का यूज़ नहीं करते हैं, ये जो होता है ओपन टैग होता है, मतलब सिर्फ बी आर यूज़ करते हैं, इसको क्लोज नहीं करते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि बी आर टैग को क्लोज नहीं करते हैं, ये सिर्फ ओपन होता है। बी आर लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर में, बस हो गया, इतना ही काम करना है। ओके, तो आप समझ गए कि बी आर टैग किस लिए यूज़ किया जाता है। बी आर टैग न्यू लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बी टैग है वो हमारा बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है। दोस्तों क्या होता है ना कि बी और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों का रिजल्ट जो आउटपुट होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये है HTML स्ट्रक्चर, यही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, HTML स्ट्रक्चर देखिए, इसको मैंने बोल्ड में लिखा है, बी में बी टैग का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़। तो दोनों का जो आउटपुट है वो सेम है, यानी कि बोल्ड कर रहा है, टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, बट दोनों में लॉजिकली डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंसेस है? बी जो है सिर्फ हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, बी टैग का यूज़ सिर्फ बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ जो है लॉजिकली डिफरेंट होता है। मतलब कि जो हमारा HTML स्ट्रक्चर है, हम ब्राउज़र को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आप इसको ज़्यादा वैल्यू दें, ठीक है। और गूगल जो सर्च करेगा तो ये HTML स्ट्रक्चर को वैल्यू ज़्यादा देगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग लिखा जाता है। स्ट्रॉन्ग लिखें या बी लिखें, आउटपुट उसका सेम आने वाला है, लेकिन लॉजिकली डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रॉन्ग और बी दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखने का मतलब कि आप उस पर ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, आपका जो वो टेक्स्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो बताना चाहते हैं
आपकी ये मेरे लिए, यानी कि इस पैराग्राफ के लिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो इस पैराग्राफ के लिए ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, उस टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी टैग यहाँ पे बंद हो गया, पी स्टार्ट हुआ, यहाँ पी टैग यहाँ पे बंद हो गया। जनरली पी टैग का यूज़ पैराग्राफ के लिए ही करते हैं। ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। पैराग्राफ अगर दो दो तीन तीन पैराग्राफ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो हमेशा न्यू लाइन में ही स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक अलग से पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ, पी, और इस पी टैग को आप बंद कर दें और यहाँ पे कुछ आप लिखते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, न्यू लाइन में आया, न कि उसके साथ आया। ठीक है, तो पैराग्राफ जितनी बार आप यूज करेंगे पी टैग का, वो उतनी बार न्यू लाइन में आएगा। आप इसको सेव करिए, यहाँ रन कराइए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू लाइन, तो पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन में ही आएगा जब भी आप पैराग्राफ को यूज करेंगे। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये सब हेडिंग H2, ये सब हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग जो कि सबसे ऊपर में मैंने लिखा था H1, वो उसको बोलते हैं पहला, यानी कि H1 हेडिंग, और उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब हेडिंग है। ठीक है, तो सब हेडिंग में जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये एक तरह का सब हेडिंग है, यानी कि इसके अंदर का पार्ट है। मेन जो हमारा टाइटल हो गया ये H1, और उसके अंदर में जितना भी आप हेडिंग को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें मेन टाइटल सबसे ऊपर में डिफाइन होता है, उसके बाद उसके अंदर में छोटा छोटा हेडिंग, सब हेडिंग होता है। इस तरीके से आप ध्यान दिए होंगे, किसी भी बहुत सारे बुक में इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो S2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे पी टैग का यूज़ किया है, और उसके अंदर में दोस्तों यहाँ पे मैंने ए, आप यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, लेस देन ए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे href लिखा है, इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है ये गूगल का एक एड्रेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गूगल का एड्रेस। ठीक है, तो ये जो आपका href है ये क्या है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट नेम, ये href क्या है, एट्रीब्यूट नेम, और उसके बाद इज इक्वल टू, और इस एट्रीब्यूट का वैल्यू हमारा क्या है, google.com। मीन्स क्या हो गया कि ये जो हमारा टेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, इसमें मैंने एक लिंक क्रिएट किया है। ठीक है, और लिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा लेस देन ए href, और उसके बाद href में आपने लिंक का, जहाँ भी आप लिंक करना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये बंद हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जिस टेक्स्ट पे आप लिंक करना चाहते हैं वो लिखा है। ठीक है, और उसके बाद ए टैग को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बंद हो गया ये, है ना। ये चीज़ सेम आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ दिख रहा है, आप देखिए। ठीक है, आप इस पर कर्सर लेकर के जाइए तो सबसे पहले आपको नीचे दिख जाएगा google.com। आप देख रहे हैं बॉटम में, आप बॉटम में सबसे नीचे देखिए https://www.google.com लिखा हुआ है, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू टैब में ये एड्रेस ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए ओपन हो गया, क्लिक करते ही ओपन हो गया google.com। नेक्स्ट फिर इसी पे आते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिंक जनरेट करने के लिए ए टैग का यूज़ करते हैं, लिंक जनरेट करने के लिए ए टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा ए टैग जनरेट करके मैं दिखाता हूँ किसी और टेक्स्ट पे। जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे ए href इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लीजिए https:// और यहाँ पे दीजिए /www. यहाँ पे लिखते हैं dakshasoft.com। ठीक है दोस्तों, और इसके इस ये टैग को क्लोज कर ले रहा हूँ, ए बंद हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए जो लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दक्षासॉफ्ट। ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको रन कराइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दक्षासॉफ्ट लिखा हुआ आ गया, और ये लिंक बन गया। यहाँ पे जैसे ही कोई भी टेक्स्ट पे लिंक बनेगा तो वहाँ पे हैंड का साइन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख रहे हो, जब आप इसको क्लिक करोगे तो दक्षासॉफ्ट ओपन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, चलिए बैक चलते हैं। तो ए लिंक आप जान गए कि ए लिंक का यूज़ कैसे करते हैं।
किसी भी टेक्स्ट पे हाइपर लिंक्स, इसको हाइपर लिंक्स बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट लिंक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज। दोस्तों HTML में इमेज को यूज़ करने के लिए IMG टैग, ये टैग देख रहे हैं दोस्तों, IMG टैग का यूज़ करते हैं। और इस IMG को कैसे लिख रहे हैं, जैसे लेस देन IMG, और उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक एट्रीब्यूट से अलाइन, और यहाँ पे सेंटर मैंने लिखा है, मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका जो इमेज है उसको सेंटर करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। और ये SRC, ये सोर्स के लिए, आपका इमेज का सोर्स, ये पूरा कंप्लीट सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस इमेज का, यानी कि इमेज का सोर्स का मतलब ये हो गया कि ये आपका इमेज कहाँ पर है। ठीक है, किस एड्रेस पे है, उस कंप्लीट एड्रेस को इस सोर्स में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो इमेज दिखेगा। अदरवाइज आपका सोर्स अगर गलत हो जाएगा तो फिर वो इमेज नहीं दिखेगा, ढूंढ नहीं पाएगा कि वो इमेज कहाँ है। तो सोर्स हमेशा सही जगह, मतलब सही से लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है विड्थ, जो कि यहाँ पे पिक्सेल्स में मैंने दिया है 300 पिक्सेल्स, यानी 300 पिक्सेल्स का ये हमारा जो इमेज है उसका विड्थ कितना होगा, 300 पिक्सल। जैसे कि आप यहाँ पे होवर करेंगे तो वो दिखेगा दोस्तों, अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा जो मैंने दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइज़ है हमारे इमेज का वो यहाँ पे दिखा रहा है, रेंडर्ड साइज 300 इंटू 200, जो कि मैंने यहाँ पे विड्थ 300 और हाइट 200 दिया है। ठीक है। उसके बाद अल्ट, अल्ट का मैंने यूज़ किया। अल्ट दोस्तों तब यूज़ किया जाता है जब आप किस इमेज को अल्टरनेट नेम डिफाइन करते हैं। अल्टरनेट नेम कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज का नाम, यानी कि उस इमेज का क्या, किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेटिव नेम आप इसको देते हैं, डिफाइन करते हैं उस इमेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं आप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इमेज के बारे में, जिस चीज़ के लिए आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अल्ट में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है टाइटल। टाइटल एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल, हाइट, विड्थ, जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, वो सारा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है इमेज के लिए। ठीक है। और ये जो टाइटल लिखा है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML, देखिए यहाँ पे होवर करेंगे तो वो दिखेगा। देखिए इमेज पे होवर, इमेज पे आप कर्सर लेकर के जाइए तो दिख रहा है हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। तो दोस्तों किसी भी टैग पे अगर आप टाइटल का यूज़ करते हैं किसी भी टैग में तो वो होवर करने पे दिखेगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग टैग है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल का यूज़ करता हूँ, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। टाइटल इज इक्वल टू हेडिंग टैग। अब यहाँ पे इसको सेव करिए और उसके बाद इसको रन कराइए। दोस्तों ये जहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग टैग, देखिए ये हेडिंग टैग कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग टैग लिखा हुआ है, देख रहे हैं। अब इस पे आप कर्सर लेके जाइए, क्या आया आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जो हेडिंग टैग के लिए जो मैंने टाइटल यूज़ किया है वो होवर करने पे आपको दिख रहा है हेडिंग टैग। तो टाइटल का यूज़ आप समझ गए होंगे कि टाइटल का यूज़ किस लिए किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं EM का यूज़ किया हुआ है। EM का मैंने यूज़ किया, इम्फेसाइज, इसका जो फुल फॉर्म होता है इम्फेसाइज, EM को बोलते हैं इम्फेसाइज। यानी किसी भी टेक्स्ट को अगर आप इटैलिक, इसका जो आउटपुट होगा इटैलिक में होगा। जैसे कि आप इसका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस स्टाइल में देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरीके से है। अगर आप इसको यहाँ से हटा दें तो ये हट जाएगा। ये मैंने हटा दिया, कंट्रोल S करिए और इसको रिफ्रेश करिए, देखिए दोस्तों हट गया। फिर से अगर आप इसको कंट्रोल Z कर दीजिए, कंट्रोल S करिए, फिर उसके बाद इसको रिफ्रेश करिए, देखिए फिर से ये आ गया। तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को इम्फेसाइज करने के लिए आप EM का यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ होता है इस तरीके से, जैसे कि ये इटैलिक में आपको ये दिख रहा है इटैलिक, तो इटैलिक के लिए I भी यूज़ करते हैं, लेकिन EM और I दोनों का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है।
आई का भी रिजल्ट आपको सेम आएगा और ईएम भी यूज़ करेंगे तो सेम आएगा। जिस तरीके से बी का यूज़ करते थे और स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते थे, दोनों का आउटपुट सेम आता था, लेकिन लॉजिकली वो डिफरेंस होता है। इसी तरीके से ईएम और आई दोनों में लॉजिकली डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सेम आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने जैसे कि सिर्फ देखिए H1 से लेकर के H6 टैग को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। H1 यहाँ पे इसको क्लोज किया है, H2 क्लोज किया है, फिर ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका आउटपुट दोस्तों यहाँ पे देखिए, H1 क्या है, सबसे बड़ा है, उसके बाद H2 देखिए उससे छोटा है, फिर H3 उससे छोटा है, और H3 से छोटा H4 है, H4 से छोटा H5 है, और H5 से छोटा H6 है। दोस्तों साइज के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन साइज़ के लिए यूज़ करना कोई ये नहीं है, लॉजिकली वो सही नहीं है, ठीक है। तो H1 का यूज़ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले किसी भी वेब पेज में H1 एक ही होना चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले H1 लिखते हैं, उसके बाद H2 के अंदर आप H3 लिखते हैं, फिर H3 के अंदर H4 लिखेंगे, H4 के अंदर H5 होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि H1 है तो H1 के अंदर जैसे कि H2 लिखा, इस H3 को H2 के अंदर लिखा, फिर H4 के अंदर हम H5 लिखेंगे और H5 के अंदर H6 होगा, इस तरीके से, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और उसके बाद लास्ट में जैसे कि बॉडी को बंद कर दिया गया है, यहाँ पे बॉडी को बंद किए हैं, फिर HTML बंद कर दिया गया है /HTML के थ्रू, ठीक है, ये बंद करना ज़रूरी है। यहाँ से आप देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे HTML पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये यहाँ आ गया, यहाँ पे ये हाईलाइटेड आप देख रहे हो, ठीक है। फिर बॉडी पे आप क्लिक करो, बॉडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो बॉडी से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, ये चीज़ आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ बंद हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप H1 पे क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। P पे क्लिक करो, देखो P कहाँ से कहाँ तक है, ये सेलेक्ट हो गया, हाईलाइटेड हो गया। इस तरीके से H2 पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हाईलाइटेड हो गया। इसी तरीके से P पे फिर से दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ, IMG पे करिए तो IMG, इससे ये पता चलता है कि आपका टैग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ बंद हो रहा है। आपको कहीं प्रॉब्लम, मतलब कि कहीं उसमें इशू तो नहीं है, कहीं आपने छोड़ तो नहीं दिया है, कुछ बंद करना छोड़ तो नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हेड टैग पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हेड कहाँ से कहाँ तक है ये दिख रहा है, अपने आप नीचे वाला टैग सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ क्लिक करिए, नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। टाइटल पे क्लिक करिए, देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस HTML ट्यूटोरियल में आपने अभी तक में जो भी सीखा, अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।